नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप एम्पायर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ओम का नियम क्या है। और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि विद्युत परिपथों में सामान्यतः जो उपयोग में होने वाले क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं हमारे घरों में, या हम जो यूजुअली यूज़ करते हैं अपनी बुक्स या नोटबुक में हम जो लिखते हैं मात्रक या प्रतीक, वो ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा था विद्युत सेल का, विद्युत बैटरी का। एक बार और आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। विद्युत बल्ब का देखा था, प्रतिरोधक का देखा था, और किस किस का देखा था, यहाँ पे एमीटर का देखा था, वोल्ट मीटर, पता नहीं, यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी ना कल। आज पढ़ते हैं इससे थोड़ा आगे। तो ओम का नियम, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ओम का नियम। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है, तो ओम का नियम समझने से पहले आप इस क्रियाकलाप को पढ़ें। तो ये क्रियाकलाप जो हमारा कहता है, यानी यहाँ पे इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि जो हमारा प्रत्येक, हम क्या करते हैं जब भी एक बार हम वहाँ पे चीज़ें डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा मूल बिंदु है उससे गुजरने वाली एक सरल रेखा में क्या होती है, जो हमारी गति होगी वो एक सरल रेखा में होगी। यानी यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम देखो, तो इसमें क्या है, एक निक्रोम का हमने तार ले रखा है। तो निक्रोम का तार के लिए ये ग्राफ बना रखा है, ठीक है। इसको हमने एक नाम दे दिया 5-1, ठीक है। इसको हमने एक नाम दे रखा है। तो ये हमने जो ग्राफ बना रखा है, इसमें क्या है कि सरल रेखीय ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित जो हमारी विद्युत धारा बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होगा, विभवांतर रैखिकतः क्या होगा, वो भी विभवांतर भी उसका बढ़ेगा। यानी अगर धारा, विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे विद्युत धारा बढ़ेगी, उसके साथ अगर हमारा विभवांतर भी बढ़ेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। ओम का नियम अगर आपको फिर से और थोड़ा समझना हो तो उसके लिए हम ये देखते हैं। 1827 में जर्मनी भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया कि किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी धातु में अगर विद्युत धारा आई गई, ठीक है, विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, तथा क्या हुआ कि उसके सिरों के बीच विभवांतर में क्या हुआ, परस्पर इन्होंने संबंध बताया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा होगी उसके समानुपाती होता है। परंतु क्या होता है, तार का जो ताप होता है वो समान रहना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तार का जो ताप है वो समान रहना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और दूसरे अगर यानी हम फॉर्मूले के मेथड से अगर इसको सीखें तो ये होता है हमारा V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V समानुपाती होगा किसके, I के, ठीक है। और अगर हम इसका स्थिरांक देखें तो ये क्या हो जाएगा, I हमारा बट्टे में आ जाएगा, तो V अपॉन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक आएगा। और यहाँ पे जो स्थिरांक होता है इसको हम R से डिनोट करते हैं। तो अगर हमको यहाँ से V की वैल्यू निकालनी हो तो I क्या हो जाएगा हमारा, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, आई आर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये एक फॉर्मूला मिलता है V इक्वल टू आई आर का। और इससे क्या है कि बेसिकली हमारे बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं, जो कि मैं आपको अभी करवाऊंगा। तो यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा कि जो हमने ये समीकरण देखा है, इससे किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर क्या होता है, आर एक नियतांक होता है। अब हमको ये पता है ना, अगर कांस्टेंट हमारा हटता है या हमारा जो समानुपाती वाला चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, जिसे तार का क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण है कि वह क्या करेगा, अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। यानी जो चालक का गुण है वो क्या करता है, उसमें जो प्रवाहित आवेश है उसका विरोध करता है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और ये ओम क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द यहाँ पे ओम, यानी इसका साइन दे रखा है, इसको किस हिसाब से डिनोट करते हैं इस हिसाब से, ठीक है। ओम का नियम के अनुसार R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई होगा। यानी अगर एक ओम हमको यहाँ पे कोई वैल्यू दी जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 1 वोल्ट एम्पियर भी होगा, और एक क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, और क्या होगा हमारा 1 एम्पियर, यानी दोनों चीज़ें क्या होंगी, एक एक होंगी। यदि चालक में दोनों सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, एक V होगा, और
उसमें जो धारा है यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तब उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, और इसी समीकरण से हमको ये I इक्वल टू वी आर वाला, V अपॉन आर वाला फॉर्मूला भी मिल जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार है हमारा प्रतिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को क्या कि परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, तो धारा नियंत्रक हमने देख लिया क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई अगर हमको एग्जाम्पल मिलता है तो वो हम देख लेते हैं। वह कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ से आप ये भी देखेंगे कि हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगा, वो होगा हमारा R प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, L के। ठीक है, L मतलब लंबाई। तो अब यहाँ पे ये वाली सारणी देखो आप, 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की यहाँ पे विद्युत प्रतिरोधकता दे रखी है। तो यहाँ पे जो चालक हैं विद्युत के उनके आप प्रतिरोधकता देखो, तो सबसे पहले सिल्वर की देखी है। सिल्वर की देखो यहाँ पे 1.60 गुणा 10⁻⁻8। कॉपर की 1.62 गुणा 10⁻⁻8। ठीक है, यहाँ पे आप इनका क्रम भी देख सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू नोट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको वहाँ पे गिवन होगी, लेकिन यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो कि यहाँ पे पीछे क्या है, सब में -8 है। ठीक है, जहाँ पे चालक की बात आएगी -8 होगा, जहाँ पे मिश्र धातुओं की बात आएगी -6 होगा। यानी अगर मिश्र धातुओं की बात आ रही है तो इसकी जो 10 की पावर है वो -6 है, और वहाँ पे कितनी थी चालक में, -8 थी। और विद्युत रोधी होगा यानी कुचालक होगा तो उसमें कितनी है, 10⁻14 16 17 इस हिसाब से बढ़ते घटते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिखा भी है कि आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी रहेगी। अब यहाँ पे देखो आप एक एग्जाम्पल, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यहाँ पे दे रखा है, यानी प्रतिरोध यानी आर की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 1200 वोल्ट। ठीक है, सॉरी 1200 ओम, प्रतिरोध है तो ओम में मापेंगे। तो 1200 ओम क्या दे रखा है, इसका प्रतिरोध दे रखा है। तो बल्ब क्या है कि, तो बल्ब 220 वोल्ट। अब वी की भी वैल्यू दे रखी है, आर की भी दे रखी है, तो हमको क्या निकालना होगा, यहाँ से आई निकालना होगा। ठीक है, और एक तो हमको आई निकालना है, और क्या करना है यहाँ पे देखो, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध हमको दे रखा है 100 ओम है, तो विद्युत हीटर 220 स्रोत में कितनी धारा लेगा, यानी अगर एक 100 ओम दे रखा है और एक 1200 ओम दे रखा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ए और बी हम इसको दो पार्ट में करेंगे। तो पहला वाला देखो, वी इक्वल टू हमको दे रखा है यहाँ पे 220 वोल्ट, और आर इक्वल टू हमको दे रखा है 1200 ओम। तो ये यहाँ पे हम फॉर्मूला में डालेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, है ना। तो आई यहाँ जाएगा तो आर यहाँ आ जाएगा, तो वो यहाँ पे यानी अब हम क्या कर देंगे, 220 अपॉन 1200। तो अगर 220 अपॉन 1200 हम करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.18 एम्पियर। तो धारा कितनी होगी, 0.18 एम्पियर। और दूसरी कंडीशन में हमको दे रखा है कि वोल्ट तो हमारा 220 ही रह रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो आर यानी प्रतिरोध है वो कितना हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। तो बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, यहाँ पे नीचे हम 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा धारा आएगी वो कितनी आएगी, 2.2 एम्पियर आएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमको विद्युत धारा यानी आई की वैल्यू दे रखी है और वी की वैल्यू दे रखी है, 60 विभवांतर दे रखा है ना, तो विभवांतर वी की वैल्यू दे रखी है और विद्युत धारा आई की वैल्यू दे रखी है। तो क्या निकालना होगा, आर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली आर निकाल सकते हो। और ये सेम यहाँ पे सेम क्वेश्चन ये वाला भी है। ठीक है, ये वाला दूसरे वाले फॉर्मूले से, उसको भी आप देख लो। अब बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा आगे। तो प्रतिरोधकों के लिए निकाय का प्रतिरोध, इसको पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो हमारे घरों में जो संयोजन होता है यानी कौन से प्रकार की श्रेणी लगती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में ही हम कर लेंगे शायद इस चैप्टर को समाप्त। नहीं, इसके बाद अगर आपको जो अगला टॉपिक यानी तीसरी वीडियो मिलेगी वो मिलेगी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।